पीछे क्या क्या पढ़ा है एक बार उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो एक बार उसको क्लियर कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास हो नहीं पाई, बृहस्पति 7 पे हम हैं, और बृहस्पति का पीछे के 6 घर के बारे में बात हो चुकी है। तो इन 6 घरों में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, डाउट है, क्लियर करना है, कुछ पूछना है, कोई अलग सवाल है, कुंडली से स्टडी से हटके सवाल है? क्योंकि जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो कई अलग अलग तरीके के सवाल भी दिमाग में आते हैं, तो कुछ उस तरीके के अलग भी सवाल हो तो भी पूछ सकते हो। वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति 7 का आज हम डिस्कस करेंगे कि बृहस्पति 7 कुंडली में क्या कहता है और किस तरीके की स्थिति लेके आता है। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। माइक ओपन कीजिए। बोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो कुछ पूछना है या आगे चलना है? आगे चलो गुरु जी, बस। सब कुछ क्लियर है? हाँ जी गुरु जी। ओके। रविंद्र जी, आपको सब क्लियर है? कुछ पूछना है आपको? हाँ, चलिए देखिए, अभी तक हमने पीछे पढ़ा है कि जन्म कुंडली के बृहस्पति के लाल किताब 1941, इसके अंदर बृहस्पति की जो शॉर्टेस्ट बताया गया है, सबसे शॉर्टेस्ट लैंग्वेज में, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में बृहस्पति को डिस्क्राइब किया गया है, जिसको समझना बहुत ही आसान है। कुछ थोड़ी ही जगह में, मतलब थोड़ी सी बातों में बहुत कुछ बृहस्पति के बारे में बताती है। तो पीछे हमने 6 बृहस्पति के घर की स्थितियां पढ़ ली। कई जगह बृहस्पति हमें अच्छा नजर आया, कई जगह बृहस्पति की कुछ सावधानियां बताई हैं। और इतना तो अभी आप समझ चुके हो कि लाल किताब सावधानियों की किताब है। आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किन किन चीजों को सावधानी में बरतनी है, और जीवन किस तरीके से आगे जीना है, ये सिर्फ वो बताती है। उपायों का भी इसके अंदर जिक्र होता है बार बार। उपायों का जब जिक्र होता है कि जब ग्रह ज्यादा ही आपके जीवन में परेशानी क्रिएट करने लग जाते हैं, तब उपायों पर जाया जाता है। वरना अगर आपको आपकी कुंडली के बारे में पता है और कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और लाल किताब की नॉलेज आपके पास है, तो बस उस ग्रह से संबंधित सावधानियां ही करके आप अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हो। आपको कभी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर ग्रह की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाल किताब में 12 के 12 घर इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, 9 के 9 ग्रह इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। लाल किताब किसी भी ग्रह को बुरा और किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं मानती है। वो कहती है कि उसकी जो प्लेसमेंट है, जहां पर वो बैठ के जो कारक मालिक और मारक जो नुकसान देने वाले ग्रह हैं, उनके बेस पे लाल किताब चलती है। हिदायतें हैं, उनकी दी गई जो सावधानियां हैं, उनको अगर व्यक्ति बरतने लग जाए तो उसको ज्यादा कोई खास उपाय करने की जरूरत नहीं है। उन सावधानियों से ही जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लिए जा सकते हैं। तो ये लाल किताब का सीधा सीधा यही एक तरीका है, जीवन में एक यही मोटो है, तरीके से जीवन को जिया जाए। तो पीछे बृहस्पति हमने 6 तक पढ़े, बृहस्पतियों की कुछ सावधानियां बताई थी कि यहाँ पर बृहस्पति होगा तो इस तरीके की चीजें उस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, जिससे उसको प्रॉब्लम्स होंगी। अभी तक थी छह छह बृहस्पति की, मतलब छठे घर के बृहस्पति तक की पूरी व्याख्या। अब हम करेंगे 7वें घर की व्याख्या। देखो, लाल किताब में 1 से लेके 6 तक के आगे के घर होते हैं।
और 7 से लेके 12 तक के पीछे के घर होते हैं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे और आगे और पीछे वाले घरों की काफी जिक्र होगा कि बृहस्पति आगे बैठा हो, केतु पीछे बैठा हो तो ये कंडीशन होगी, शनि आगे बैठा हो, राहु पीछे बैठा हो तो ये कंडीशन होगी। तो ये आगे पीछे वाला जो कंसेप्ट होता है, आगे पीछे का मतलब होता है कि 1 से लेके 6 घर में और 6 से लेके 12 घर में। 1 से लेके 6 तक पहला घर और 7 से लेके 12 तक ये दूसरा घर, मतलब कि आगे के 1 से 6 और 7 से 12 पीछे के घर। तो ये चीज मानी जाती है। और लाल किताब में एक सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि आगे के ग्रह पीछे वाले ग्रह को देखते हैं, लेकिन पीछे वाले ग्रह आगे वाले ग्रह को नहीं देखा करते हैं। मतलब कि अगर लगन में सूर्य है और 7वें घर में बृहस्पति है, तो अब सूर्य बृहस्पति को देखेगा, ना कि बृहस्पति अब सूर्य को देखेगा। बृहस्पति सूर्य को नहीं देखा करता, सूर्य बृहस्पति को देखेगा। तो यहाँ ये वाला कंसर्न यूज होता है। अगर वहीं अगर 7वें घर में सूर्य आ जाए और लगन में बृहस्पति चला जाए, तो बृहस्पति अब सूर्य को देखेगा 7वीं दृष्टि से, क्योंकि 1 से लेके 7 की 100% की दृष्टि बताई गई है। तो 7वीं दृष्टि से बृहस्पति सूर्य को देखेगा, लेकिन सूर्य अब यहाँ बृहस्पति को नहीं देखेगा, क्योंकि 7वें घर से रिवर्स दृष्टि कभी नहीं होती। मतलब पीछे के घर कभी आगे वाले घर को नहीं देखा करते, और आगे वाले घर हमेशा पीछे वाले घर को देखेंगे। और उसी तरीके से अगर पीछे वाले घर में कोई ग्रह बैठा है और उसके सामने वाला घर खाली है, तो वो ग्रह सो जाएगा। सोने का मतलब होता है उस ग्रह का जीवन में असर देखने को नहीं मिलेगा, या बहुत ही कम मिलेगा, या जब उसके साथी संबंधी रिश्तेदार आपके घर में आएंगे या एक्टिविटी करते हो तब जाकर वो जागेगा, या उसके अपनी उम्र, जो हर ग्रह की उम्र है, उस उम्र पे वो ग्रह जागा करता है। तो एक ये कंसेप्ट जो लाल किताब की ग्रामर का कंसेप्ट है, जो मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हम 7 से लेकर अब 12 तक जो पीछे वाले ग्रह घर हैं उनके बारे में जा रहे हैं, और यहाँ ग्रहों की प्रवृत्ति बदल जाती है। ये जरूरी नहीं कि जैसा बृहस्पति 1 से लेके 6 में हमने पढ़ा, अब 7 से लेके 12 में हम पढ़ेंगे। यहाँ बृहस्पति पूरा उलट हो जाएगा, इसकी परिस्थिति पूरी बदल जाएगी, और परिस्थिति बदलेगी, हिदायतें बदलेंगी, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो भी बदल जाएगी, उसका असर देने का तरीका, उसका बिहेवियर, सब कुछ चेंज हो जाता है। और ये सिर्फ बृहस्पति के लिए लागू नहीं है, ये हर ग्रह के लिए लागू है। तो आज बृहस्पति 7 के बारे में हम पढ़ते हैं कि बृहस्पति 7 किस तरीके की स्थिति में बैठा हुआ है, और बृहस्पति 7 वाले को किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, और बृहस्पति 7 जीवन में किस तरीके के असर दिया करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो बताइए, आगे गुरु बढ़े। जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताओ, ठीक है जी। देखिए बृहस्पति 7, जब भी बृहस्पति 7 होता है, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, जब भी हम पीछे से जितनी भी हम कर रहे हैं, जितना भी कार्य हम, जितना भी ये सोच रहे हैं, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए सारे। देखिए बृहस्पति बात हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जितने भी हमने ग्रह पढ़े हैं, हमने सबको देखा कि किस तरीके से ग्रह हैं। जब भी हम किसी भी ग्रह की बात करते हैं तो उस ग्रह की अपनी मौजूदगी है, उन मौजूदगी वाले ग्रहों की भी बात यहाँ पे हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब बात किस किस ग्रह की होगी? जो बृहस्पति 7वां घर है जन्म कुंडली का, वो बुध का शुक्र की अपनी जमीन,
शनि यहाँ पर उच्च का होता है सूर्य नीच का होता है। और सूर्य यहाँ पर नीच का होता है। मतलब कि बुध शुक्र की जमीन, बुध का पक्का घर, शनि उच्च का, सूर्य नीच का, ठीक है। और जस्ट इसके सामने वाले ग्रह घर, जो इसके सामने वाले घर है, मतलब कि सातवें घर का जो सामने वाला घर है वो है 1 नंबर, मतलब लगन। और यहाँ कौन कौन से ग्रह होते हैं? यहाँ मंगल की तो पक्की जमीन है और सूर्य यहाँ उच्च का होता है। तो अब यहाँ पर देखो, सूर्य यहाँ उच्च का है, यहाँ नीच का है, तो यहाँ नीच का सूर्य लेना पड़ेगा, उच्च का सूर्य को भी हमें देखना पड़ेगा और साथ में मंगल को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए बताया जाता है कि लाल किताब के जो उनकी प्रिडिक्शन अलग हो जाती है, क्योंकि अभी हमने जब आगे के घर पढ़े तो आगे के घर के अंदर हम कितने ग्रहों को देख रहे हैं? सिर्फ उस ग्रह को देख रहे हैं कि जो ग्रह वहां बैठा हुआ है, और साथ ही उस ग्रह को उन ग्रहों को देख रहे हैं जिन ग्रह की वो जमीन है, जहां वो पक्का है, उच्च का है, नीच का है, कारक है, उन ग्रहों को लेते हैं। लेकिन जो पीछे के घर हैं, पीछे के घर में ये 4 वायु की जरूरत है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, इस चीज को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें कि ये इस तरीके की बात बोली गई है। क्योंकि अब बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है 7वें घर में, 7वें घर का बृहस्पति क्या कहता है, अब हम किताब में जाके आगे पढ़ते हैं कि किस तरीके की बात यहाँ पे बोली गई है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है बृहस्पति को किताब है। 7वें घर का बृहस्पति राशि फल का होता है। कई जगह पे हमने पीछे पढ़ा कि ग्रह फल के ग्रह होते हैं, राशि फल के होते हैं। 7वें घर का बृहस्पति राशि फल का होता है, ठीक है। इसका जो कारक है, मतलब कि कैसे आप इसे पहचानोगे, जब भी लाल किताब के अंदर ये लिखा हुआ रहता है ग्रह से पहले, ये सारी लाइनें लिखी होती हैं, ये ग्रह की पहचान होती है कि वो किस तरीके का ग्रह की बात कर रहा है, उसकी क्या निशान जो इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर ये ग्रह बैठा हुआ पक्की तरीके से रिजल्ट दे रहा है, खराब दे रहा है, अच्छा दे रहा है, इस चीज से हम पहचान लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है लाल किताब 1941 के अंदर बृहस्पति 7 के लिए लिखा हुआ है कि क्या है, इसकी पहचान होगी सबसे पहले किताबें, दमा, मेंढक, ठीक है, दमा मेंढक, ये मेंढक का कारक यहाँ पर माना जाता है। दमा, बृहस्पति 7 वालों को दमा की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या इनके घर में इनके जो बुजुर्ग होंगे उनको दमा अस्थमा की बीमारी जरूर होती है। अगर इनको नहीं रहेगी तो इनके घर वालों को, घर में किसी बुजुर्ग को जरूर होगी, वरना इनको खुद को होने के हाई चांसेस होते हैं। क्योंकि दमा खांसी से होता है और सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, और दमा जब होता है लोगों को खांसी उसमें ज्यादा होती है, खांसी से शुरुआत इसकी होती है, उसको सांस जुड़ने में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि दमा वाला जिसको दमा अस्थमा होता है, या तो उसकी सांस लेने में दिक्कत होगी, या उसकी सांस बहुत जल्दी फूल जाएगी, या खांसते खांसते उसको सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो सांस की बीमारी है वो बृहस्पति कोरिलेट करता है, क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन है। तो जब बृहस्पति यहाँ पे खराब होता है तो उसको बॉडी में ऑक्सीजन लेने की दिक्कत शनि से मिल जाती है। और टीबी इसलिए कि मंगल की, जो यहाँ पे अभी मैंने बात बताई थी कि मंगल को भी देखने की जरूरत है,
यहाँ पे मैंने बात बताई थी मंगल को भी देखने की जरूरत है। खून से संबंधित बीमारी टीबी होती है, तो टीबी मतलब जब शनि और बृहस्पति कुंडली में जब खराब अवस्था के होते हैं तो ऐसे व्यक्ति वो नहीं है। ये एक तरीके का मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। आवाज कट के आ रही है? अमित जी आवाज कट के आ रही है आपको? आवाज बता दीजिए। बृहस्पति जो मैंने आपको बताया कि बृहस्पति का जो जितनी भी हम पहले घर पढ़ चुके हैं, तो हमें सभी ग्रहों के बारे में जानने की जरूरत पड़ती है। जो फर्स्ट लिखा होता है किसी ग्रह के ऊपर, जब भी हम बुक पढ़ने जाते हैं तो उसके ऊपर जो सबसे पहली लाइनें लिखी होती हैं, ये बृहस्पति से संबंधित लाइनें लिखी होती हैं कि बृहस्पति यहाँ पर क्या असर दे रहा है और किस तरीके का असर दे रहा है। हम उससे पहचान लेते हैं बृहस्पति को कि यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति अच्छा है या बुरा है। ये उसकी आशयाएं लिखी होती हैं, उससे संबंधित वस्तुएं होती हैं। तो सातवें घर का बृहस्पति राशि फल का होता है, और सातवें घर के बृहस्पति की जो पहचान होती है उन पहचानों के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा है किताबें, दमा और मेंढक, यानी कि ऐसे व्यक्ति के घर में, ऐसे व्यक्ति के रूम में जहां वो व्यक्ति रहता होगा या उसके रूम में किताबें रहती होंगी। मतलब सातवें घर के बृहस्पति वाले के किताबों का शौक होगा, किताबें पढ़ने का शौक होगा, और उसके पास किताबें होंगी। और किताबें भी कौन सी मिलेंगी? किताबें उस तरीके की मिलेंगी जो धर्म ज्ञान की होती हैं या नॉलेज की होती हैं। नॉर्मल किताबें पढ़ने का शौक नहीं होगा, मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें बृहस्पति का कंटेंट नजर आए या ज्ञान का कंटेंट नजर आए, तो उस तरीके की चीजें इनके पास जरूर आपको मिला करती हैं बृहस्पति सात वालों के लिए। तो ये यहाँ पर बात पूरी तरीके से बताई गई है कि बृहस्पति इस तरीके के योग बनाता है। जब भी बृहस्पति कुंडली में जिसका भी बृहस्पति नंबर 7 में होगा, उसके घर में, उसके रूम में किताबें उसके पास होंगी, किताबें पढ़ने का उसका शौक होगा, और धर्म ग्रंथ वगैरह वाली किताबें पढ़ेगा वो, साथ ही साथ नॉलेजेबल वाली किताबें पढ़ेगा वो। उसको इस तरीके का शौक होता है। दमा की बीमारी, जो बृहस्पति की बीमारी होती है, क्योंकि किसी को भी दमा होता है तो हम उसका बोलते हैं कि आपका बृहस्पति खराब अवस्था का है। दमा क्या होता है कि खांसी की वजह से दमा होता है, सांस जोड़ने में दिक्कतें आती है। बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है कि उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कतें आती है, कहीं ना कहीं उनके ना ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता और उनको दम की परेशानी हो जाती है। 7वें नंबर की कि इनके घर के अंदर किसी ना किसी को दमा अस्थमा, यानी बुजुर्गों को, क्योंकि बृहस्पति बुजुर्गों का कारक है तो उनको दमा होता है। अगर बुजुर्गों को दमा नहीं होगा तो इनको दमा होने के बड़े हाई चांसेस होते हैं, इनको दमा होने के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि बृहस्पति 7 का दमा देने का कारक माना गया है। तो अगर इनको नहीं होता तो इनके परिवार में किसी ना किसी सदस्य को दमा होने की परेशानी होती है। साथ ही साथ मेंढक, मेंढक को यहाँ पर हम किस तरीके से कोरिलेट करेंगे कि अगर ऐसे बृहस्पति वाले, मतलब 7वें घर के बृहस्पति वाले खेती करते हैं तो क्योंकि 7वां घर शुक्र का है और शुक्र होती है उपजाऊ जमीन, खेती। 7वां घर खेती का है, तो 7वां, अगर ये ऐसे व्यक्ति खेती करते हैं तो इनको अपने खेत में एक जो मेंढक की तादाद होती है वो इनके खेत में ज्यादा होती है, और कई बार ये लोग खेत में काम करते हैं तो इनके हाथ से मेंढक बार बार मरते हैं। एक ये इंडिकेशन देखा गया है।
और जब ये मेंढक इनके हाथ से मरेगा तो एक तरीके की बृहस्पति के अशुभ होने की निशानी होती है, या ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से ऐसी जगह रहता है जहाँ खेती नहीं होता, जैसे कि शहर में रह रहा है, कोई हाई फाई सोसाइटी में रह रहा है, वहां खेती का कोई संबंध नहीं है, तो अब इस मेंढक को कैसे हम वहां पे कोरिलेट करेंगे? तो ऐसे व्यक्ति कई बार देखे होंगे कि इनके घर में कोई ना कोई मेंढक का स्टैचू होता है। जैसे कुछ लोग वास्तु के लिए फेंगशुई का इस्तेमाल करते हैं, जो चाइनीज फेंगशुईज होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं वास्तु के लिए। कुछ लोग मेंढक रखते हैं, जिनको अगर आपने देखा होगा कि मेंढक कई बार सिक्कों के ऊपर मेंढक बैठा होता है, उसके मुंह में कॉइन्स होते हैं, या 3 मेंढक होते हैं, बोला जाता है 3 पैर वाला मेंढक रखो। तो ये उनके लिए एक इंडिकेशन है कि ऐसा व्यक्ति के घर में मेंढक का कंसर्न होता है। अगर वो खेती करने वाला है तो खेत में मेंढक मरते होंगे, या खेत में मेंढक उसके ज्यादा रहते होंगे, या उसके घर के आसपास कोई ऐसा तालाब होगा जिसमें मेंढक टर्राते होंगे, यानी मेंढक टर्राने की आवाज उसके घर में आती होगी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो शहर जैसे इलाके में रहता है तो फेंगशुई के तौर पे वो मेंढक उसके पास जरूर होते हैं, और ये बृहस्पति खराब की निशानी है, ये बृहस्पति अच्छी की निशानी नहीं है। ऐसे व्यक्ति मेंढक के, इनको मेंढक का फेंगशुई टाइप की चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये खराब होने की निशानी है, खराबी की निशानी है ये। तो यहाँ पर ये चीज बात बोली गई है। हाँ, कहीं दूर दराज जगहों पे जाके अगर मेंढक, कोई ऐसा तालाब है जहाँ मेंढक बहुत ज्यादा मिलते हैं, वैसे तो अब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, शहर जैसे इलाके में है नहीं, गांव जैसे इलाके में मिले तो मिले। अगर किसी को मेंढक मिलते हैं तो जिस तालाब में मेंढक मिलते हैं उस तालाब में कुछ ना कुछ उनको खाने को डाला जाए। यहाँ पे मेंढकों की सेवा से बृहस्पति के शुभ असर आने लग जाते हैं। जब कभी किसी को दमे अस्थमे की बीमारी होने लग जाए 7वें घर के बृहस्पति को, तब मेंढक को कुछ ना कुछ खिलाने के लिए डालना पड़ता है। लेकिन मेंढक मिलना मुश्किल होता है तो इसके दूसरे उपाय भी माने जाते हैं। तो मेंढक इस तरीके की चीजें हैं। आगे इसका इंडिकेट बताया गया आवारा साधु। बृहस्पति 7 वाले का एक और संबंधित निशानी है, वो है आवारा साधु। या ऐसा व्यक्ति खुद आवारा साधु होगा, या इनका खुद संबंध आवारा साधुओं से होगा, क्योंकि 7वें घर के बृहस्पति किताबें, मतलब जो फर्स्ट आसिया लिखे किताबें, तो किताबें मतलब ज्ञान वाली किताबें, तो उनके पास ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है। तो जिनके पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, धर्म को जानने वाले होते हैं, कि धर्म आगे इसमें लिखा भी है, नीचे लिखा है धर्म ईमान का पक्का हो, तो ये धर्म थोड़े से धर्म ज्ञानी होते हैं, धर्म ईमान के पक्के होते हैं। तो ऐसे लोग साधुओं से ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, और जब ये साधुओं से ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये आवारा साधु, जो दर बदर मांगने वाले साधु होते हैं, या दर बदर जगह बेजगह घूमने वाले साधु होते हैं, तो अगर ये साधुओं के संबंध में रहते हैं तो ये इनकी लाइफ खुद भी आवारा साधु जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर ये आवारा साधु मंद भाग बोला गया है, मतलब आवारा साधु अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को साधु संत से दूरी बना के रखनी चाहिए, वरना उसके जीवन में बरकत नहीं होती है, परेशानी के हाल बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को साधुओं का संबंध नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर ये बोला क्योंकि आवारा साधु बोला है। अगर यहाँ पे बोला गया होता उच्च कोटि का साधु या समृद्ध साधु, तो वहां पर साधु वर्ड यूज नहीं होता, वहां कुल पुरोहित का वर्ड यूज होता। उच्च कोटि कुल पुरोहित, उच्च कोटि का पंडित, उच्च कोटि का विद्वान यूज होता। अगर यहाँ पर आवारा साधु यूज हुआ है तो आवारा साधु का मतलब हुआ कि आवारा जो वर्ड बोला जाता है उसको केतु माना जाता है। आवारा जहाँ पे वर्ड हो जाता है, जहाँ पे बोलते हैं कि आवारा कुत्ता मतलब गुदर बदर घूमने वाला, आवारा साधु, तो ये केतु की इंडिकेशन है, ये केतु की निशानी है। और यहाँ पे साधु, तो साधु जो होता है जब वो आवारा साधु बन जाता है तो उसका एक ठिकाना नहीं रहता, उसकी एक फैमिली नहीं रहती, उसको आज खाने को है कल का पता नहीं। तो अगर व्यक्ति ये जो बृहस्पति 7 वाले हैं वो साधु का साथ ले ले, और साधु
की तरह अपना जीवन मतलब जीवन भी जीने लग जाएं, या उनकी तरह परिवार का ध्यान ना दें, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान ना दें, एक साधु के भांति अगर जीवन जीने लग जाएं, तो इनके जीवन में परेशानियों का दौर चलेगा। इनकम के सोर्स बहुत ज्यादा रुकते हैं, क्योंकि 7th हाउस कुंडली में बृहस्पति मतलब 7th हाउस व्यापार का है, आपकी रोजमर्रा की इनकम का है। तो वो रोज की इनकम या आप भीख मांग के ले लो, दर बदर मांग के ले लो, तो पेट पालने जितना आ जाएगा, या फिर इन चीजों से कनेक्ट होके अपने बुध और शुक्र पे ध्यान दे दो, तो ये डेली की इनकम लाने का स्वामी भी बन जाता है। तो बृहस्पति 7 वालों को आवारा साधु का साथ नहीं पकड़ना चाहिए। आगे लिखा है मसनूई बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, खाली हवाई बृहस्पति। मतलब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मसनूई ग्रहों के बारे में, सभी ग्रहों के मसनूई मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से ग्रह से कौन सा ग्रह मसनूई बनता है। तो जिसमें सूर्य और शुक्र के मिलने से मसनूई बृहस्पति बनता है। मसनूई बृहस्पति क्या होता है कि आर्टिफिशियल बृहस्पति, जैसे गोल्ड होता है 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट की ज्वेलरी, 18 कैरेट की ज्वेलरी, 14 कैरेट की ज्वेलरी, सोना जेवरात जितने भी बनते हैं उसमें सोने का कंटेंट होता है, कहीं ना कहीं प्योर बृहस्पति जरूर मिलेगा, चाहे वो कितने भी कैरेट का क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य शुक्र से जो बनता है वो आर्टिफिशियल बृहस्पति बनता है, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब दिखने को सोने जैसा बट वो सोने जैसा नहीं है। मतलब एक बृहस्पति बन जाता है जब भी सूर्य और शुक्र कुंडली में कहीं भी इकट्ठे हों, तो वहां एक बृहस्पति क्रिएट हो जाता है, और वो भी बृहस्पति कैसा, नकली बृहस्पति, कि दिखने में वो बृहस्पति है लेकिन वहां पे उसकी कोई अच्छी चीज अच्छी क्वालिटी नहीं है। मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो दिखने में सोने जैसी है बट वो सोना नहीं है। मतलब लोगों को लगेगा कि सामने वाले ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कोई लोग पहनते हैं और डिट्टो सेम टू सेम सोने जैसा पहनते हैं, तो कुछ उस तरीके से कोरिलेट करो कि कुछ ना कुछ लोग देखते हैं कि सामने वाले ने कोई सोना पहना है, कोई लेडी है, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के किसी पार्टी में जाती है, तो उसमें से 10 लोग समझ जाएंगे, 10 लोग देखेंगे तो कहेंगे कि सोने का है, क्योंकि एक झलक में कोई पहचान नहीं पाएगा कि वो सोने का बृहस्पति है, सोने का है, सोने का है। लेकिन उसको, जो लेडी है उसको खुद पता है कि ये आर्टिफिशियल है, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ बृहस्पति 7 का होगा तो मसनूई बृहस्पति होगा, नकली बृहस्पति होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति की जो खुद क्वालिटी है वो उसको खुद के लिए नेगेटिव होगी। जैसे नकली सोना पहनने वाले को खुद को पता होता है कि ये सोने का नहीं है, तो वहां पर उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट उसका लो होता है कि यार सोने का तो नहीं है। अब तो सोने का होता तो एक अलग ही अंदर जोश होता। तो उसी तरीके से बृहस्पति 7 वाले के लिए, खुद के लिए ये बृहस्पति बनाया वो कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा होता है। तो दूसरों के लिए ये अच्छा माना जाता है, स्वयं के लिए कभी ये अच्छा नहीं माना गया। बृहस्पति 7 वाला स्वयं के लिए अच्छा नहीं माना गया, और इसकी बहुत ज्यादा सावधानियां हैं। जैसे आवारा साधु का साथ बता दिया, मेंढक का स्टैचू बता दिया, इन सबको चीजें इसके पास नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है खाली हवाई बृहस्पति, वो तो बता ही दिया कि नकली बृहस्पति होता है, खाली बृहस्पति होता है, इससे कुछ मिलेगा नहीं, उसको स्वयं को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और या इसको एक चीज ये भी देख सकते हो, बृहस्पति 7 वालों के पास डिग्रियां नहीं होती, इनको डिग्री मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, क्योंकि दिखावटी बृहस्पति है यहाँ। कि ऐसा व्यक्ति देखने में, बात करने में नॉलेजेबल बहुत लगेगा, उसको धर्म ग्रंथ की, पूजा पाठ की, मतलब कि जितने भी रीति रिवाजों का ज्ञान बहुत होगा, और उनको देखने में लगेगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन एक्चुअल में जो बृहस्पति डिग्री है उसके बाद डिग्री नहीं होती, उसको डिग्री लेने में दिक्कतें आती हैं। तो मतलब इसके पास कोई स्टैंप नहीं लगी होती कि मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन ये पढ़े लिखे होते हैं। तो ये वही वाला बृहस्पति है कि ज्ञान है लेकिन ज्ञान पे ठप्पा नहीं है, तो वो वाला ये बृहस्पति यहाँ पर माना गया है। तो ऐसे लोगों को कई बार उन जगहों पे नौकरी नहीं करनी चाहिए जहां पर बड़े बड़े लेवल के आपको डिग्रियां देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी लेवल की डिग्री आपको नहीं मिल पाएगी। इन लोगों को ऐसी जगह काम करना चाहिए जहां पे हुनर की
परख हो, जहां पर आपके डिग्रियां काम ना आए, जहां आपका हुनर काम आए, क्योंकि हुनर आपको दे देगा। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ डिग्रियां पहले देखी जाती है फिर नौकरी दी जाती है, तो यहाँ पे इनको थोड़ी सी डिग्री मिलने में दिक्कत होती है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या लिखा है। मंदे असर के वक्त चंद्रमा का उपाय मददगार होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि बृहस्पति जब भी यहाँ पर खराब रिजल्ट दे रहा है और नुकसान हो रहा है बृहस्पति से, तो चंद्रमा का उपाय मददगार होगा। तो चंद्रमा के किए गए उपायों से मददगार होता है। तो चंद्रमा का उपाय क्या होता है कि सबसे पहले तो माता जी की सेवा, माता की सेवा जितनी करोगे चंद्रमा अच्छा होगा। माता नहीं है तो वृद्ध वृद्ध स्त्री, जो माता समान स्त्रियां होती हैं, उनकी सेवा करने से अच्छे फल प्राप्त होते हैं। चांदी की डिब्बी में चावल भर के अपने पास रखने से चंद्रमा अच्छा होता है। या चंद्रमा को नेक कर लिया जाए, चंद्रमा को कायम कर लिया जाए। चंद्रमा कायम कहाँ होता है? चंद्रमा कायम चौथे घर में होता है, चंद्रमा कायम दूसरे घर में, क्योंकि दूसरे घर का चंद्रमा उच्च का होता है और चौथे घर का चंद्रमा अपने पक्के घर का होता है। तो चांदी और चावल कई कुछ क्वांटिटी में चांदी और चावल इनको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए, जिससे क्या है चंद्रमा कायम हो जाता है और बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट्स वहां पर आने लग जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे दोहे में क्या लिखा है, दोहे में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, आगे चलते हैं। बोल के भेजिए। क्लियर है? ओके। हाँ, आगे हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। हाँ, सातवें बृहस्पति सबको तारा, खुद तगड़ी का बोधी हो, धर्म ईमान में अपना पक्का, पर भाई से दुखिया हो। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि बृहस्पति सात वाला सबको तारे, मतलब बृहस्पति सात वाले का व्यक्तित्व इस तरीके से होता है, वो सबको तारने वाला होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि उसको मतलब के लिए जीवन जीना है, अपनी जिंदगी को सुखी करना है, कभी वो इस तरीके से नहीं करता। वो सबको तारने वाला होता है, जो भी उससे संबंधित रखता है, जो भी उससे कनेक्शन में होता है, सबको वो तारने वाला होता है, क्योंकि ये अच्छे एडवाइजर भी माने गए हैं। साथियों की किताबों, जो सबसे पहले उसने किताबों की आशयाएं लिखी हैं, क्योंकि किताबें दो ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है, बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ज्ञान और बुद्धि इनके पास दोनों होती है। तो यहाँ पर बोला सातवें बृहस्पति सबको तारे, खुद तगड़ी का बोधी हो। तो तगड़ी का बोधी क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि ये सबको तारने वाला होता है, चाहे परिवार हो, भार हो, यार दोस्त, सबको होता है। इनको सबको तारने वाला होता है। इनसे कभी एडवाइस इनको गलत नहीं मिलती है। ये एडवाइस सामने वाले को अच्छी ही देते हैं। ठीक है। खुद तगड़ी का बोधी हो। तगड़ी का बोधी क्या हो? तगड़ी बोली जाती है तराजू, जिससे हम सामान तोलते। जब पुराने समय में तराजू हुआ करता था, एक डंडा हुआ करता था, एक पलड़ा इधर बंधा होता था, एक पलड़ा इधर बंधा होता था, उसके ऊपर एक लकड़ी होती थी और उस लकड़ी के बीच में एक कुछ बांध के रखते थे उठाने के लिए, और उसके बीच में एक कील हुआ करती थी जो उसका बैलेंस बताती थी। मतलब बीच में एक जॉइंट लगा होता था जिसको पकड़ के उठाते थे, और दोनों तरफ, एक तरफ भार रखा जाता था, वजन रखा जाता था, और दूसरी तरफ सामग्री रखी जाती थी। उसको बैलेंस करने के लिए बीच में एक कील हुआ करती थी। तो वो जो कील है उस बृहस्पति को यहाँ बताया गया। यानी कि ये बैलेंस वाली चीज है। यहाँ पे ये बृहस्पति बैलेंस बनाने के लिए बैठा हुआ है, मतलब कि परिवार में, संबंध में, साथी यार साथियों में, क्योंकि सबको तारने वाला है, तो सबके जीवन में ये बैलेंस बनाने के लिए बैठा हुआ है। और लेकिन खुद की इसकी खुद तगड़ी का बोधी हो, तो मतलब खुद ये
तगड़ी का बोधी मतलब बैलेंस करने वाला, लोगों को बैलेंस करता रहेगा, लेकिन ये खुद के लिए उसके लिए इतना अच्छा नहीं माना गया है, वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाएगा। अब एक तरफ वजन में बांट रख दिया और दूसरी तरफ सामग्री रख दी, ठीक है, तो सामग्री बढ़ाई जाएगी तभी वो बैलेंस होगा, या वो खुद अपने आप जो उसका जो सुई है, जो कांटा है, वो खुद बैलेंस नहीं करेगी जब तक दूसरी तरफ सामान नहीं रखा जाएगा, तब तक उस भार के बराबर का सामान नहीं रखा जाएगा, तब तक वो बैलेंस नहीं होगा। तो मतलब ये दूसरों का बैलेंस बताने वाला होगा, दूसरों की लाइफ की चीजों को बताने वाला होगा, लेकिन खुद के लिए इसका कोई बैलेंस नहीं होता, खुद के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला व्यक्तित्व इसका बन जाता है। तो यहाँ ये बात बोली गई है। आगे लिखा है धर्म ईमान का पक्का होवे पर भाई से दुखिया हो। यहाँ पे देखो वही बात बोली गई है कि धर्म ईमान का पक्का होवे, तो वही है कि खुद तगड़ी का बोधी भी है, सबको तारने वाला भी है, और धर्म ईमान का पक्का भी है, मतलब अपनी ना सोच के दूसरों की सोचेगा। तो यहाँ पर ये तगड़ी का बोधी का मतलब भी यही है, इसको अपने से मतलब नहीं है, इसको काम, तगड़ी का बोधी मतलब जो तराजू होता है उसका काम होता है चीजों को बराबर तौल मोल कर एक एक लेवल में रख के, कि हाँ ये कांटा बराबर आ गया है, भार के बराबर सामान हो चुका है, दे दिया, तो उसका काम सिर्फ यही है, मतलब धर्म ईमान का पक्का हो गए। तो ऐसे लोग धर्म ईमान के पक्के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, क्योंकि इनके नसीब में पढ़ाई लिखाई, धर्म ज्ञान वाली पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक है। ये जो भी एडवाइस देते हैं या जो भी राय देते हैं अपनी, जो तगड़ी के बोधी का मतलब ये है कि जो भी एडवाइस देंगे या जो भी ये बात बोलेंगे लोगों को, तो वो धर्म के प्रति बोलेंगे, कोई भी काम ऐसा करने की नहीं बोलेंगे कि जो धर्म से विपरीत है। वो कुछ भी एडवाइस देंगे तो ऐसा देंगे धर्म के अंदर में रह के देंगे, कि भाई धर्म ये कहता है, कर्म ये कहता है, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये काम करने वाला है, आपको ये करना चाहिए, मतलब जो भी काम करेंगे, ये गलत कभी राय किसी को दे ही नहीं सकते ये व्यक्ति। तो इनके अंदर ये खूब खासियत मानी जाती है। लेकिन पर भाई से दुखिया हो, लेकिन ये लोग भाई से दुखिया होते हैं, जो इनके भाई होते हैं उनसे दुखिया होते हैं, क्योंकि भाई इनके मददगार साबित नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो लगन में बैठा मंगल, जो मंगल का घर है, मंगल यहाँ पे खराब माना जाता है, मतलब अगर मंगल से संबंध यहाँ पर खराब हो गया तो भाइयों से दुखिया हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर बृहस्पति साथ वालों के लिए भाइयों का सपोर्ट नहीं मिलता है, या मंगल अच्छा भी बैठा हो तब भी भाइयों का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये बृहस्पति साथ की प्रेडिक्शन है, इनको भाइयों का सपोर्ट नहीं मिलता। आगे क्या लिखा है, सब सबका ही वो देवन हारा, चने का छिलका खुद हो गुजारा। मतलब सबका ही वो देवन हारा, मतलब ऐसे लोग सबको देवन हारा, मतलब सबको कुछ ना कुछ वो देते रहते हैं, इनसे जितनी जिम्मेदारी इनके पास आती है, जितना भी इनकी अपनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी तक सबको, लोगों को मदद करते हैं, सबको ये तारेगा, और खुद चने के छिलके का खुद हो गुजारा, मतलब ये सबको तो सब कुछ बांट देगा, लेकिन इसके अपने लिए कहीं ना कहीं गुजारे के लिए परेशानियों का माहौल होता है, ये माना जाता है। या फिर इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि दूसरे वाले को तो सब कुछ दे दे और खुद चने के छिलके पे भी गुजारा कर ले, मतलब ये ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब कई बार देखा होगा कि ये बात बोली जाती है कि मैंने आधी रोटी खाई है लेकिन सामने वाले को भरपेट खिलाया है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये वाली जो बात होती है, ये बृहस्पति साथ वाले के अंदर बहुत ज्यादा होती है, और कई बार ये चीज उनको बहुत ज्यादा नुकसान देती है। इसलिए इतना थोड़ा सा डाउन वर्ड यहाँ पे लिखा गया है कि चने के छिलके का गुजारा खुद हो गुजारा, क्योंकि चना के अंदर क्या है, बृहस्पति है, जो कि चने की दाल, जब चने को तोड़ोगे तो अंदर दाल बन जाती है, तो वो बृहस्पति है, और छिलका होता है शनि, और शनि का मतलब है डाउन, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल बहुत कम चीज में खुश रहने वाला व्यक्ति। तो जितना इस चीज को बढ़ाएगा,
उस चीज के लिए नुकसान उसको पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चने को छोड़ के दाल आपने दान कर दी, छिलके को आप खा रहे हो। तो यहाँ ये बात बोली गई है कि मतलब अपनी सबका वो देवन हारा, मतलब अपना सब कुछ दूसरे को दे देगा, लेकिन खुद बहुत कम चीज में ही खुश होने की कोशिश करेगा, या उसके नसीब में ही बहुत सारी कुछ कम चीजें आएंगी। तो इन चीजों पे इसको कमांड करनी चाहिए। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर शनि को मजबूत करके चलना है, कि शनि, क्योंकि इनके हिस्से में सिर्फ शनि आ रहा है, चने का छिलका आ रहा है, तो इनको शनि को मजबूत करके चलना है, क्योंकि सातवें घर में शनि उच्च का होता है, और शनि अगर उच्च का रहेगा तो उस छिलके से ही महल बना लेगा। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि चने का छिलका बिकता भी है, जो जानवरों के खाने में काम आता है, और कई चीजों के कुछ खाना व्यक्तियों के खाने पीने का सामान ही बनता है, उसमें भी चने का छिलका पड़ता है, तो कई बार उस छिलके को भी बेचा गया है। तो मतलब इनके अगर नसीब में चने का छिलका आ रहा है तो शनि को मजबूत कर लो, तो उस छिलके से भी इनका बहुत अच्छा गुजारा होता है। तो यहाँ क्योंकि इनके नसीब में ही चने का छिलका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बोला है मतलब किस्मत का थोड़ा सा वो मारा माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति किस्मत भी है। तो जब बृहस्पति खराब होता है तो इनकी किस्मत कहीं ना कहीं साथ नहीं देती। तो यहाँ पर वही बोला, सबको तो वो तारेगा, लेकिन खुद किस्मत, खुद खुद इनके जीवन में उस तरीके के सुख ना मिल पाए, उनको कम चीजों में ही खुशी रहना पड़े, ऐसी परिस्थिति इनकी बनती है। आगे क्या लिखा है, खुद किस्मत का अपनी मारा, चंद्र पूजन हो निस्तारा। अभी मैं बता रहा था आपको कि इनको किस्मत से थोड़ा सा परेशान होते हैं, मतलब खुद किस्मत का हो अपनी मारा, मतलब इनकी किस्मत इनको बिल्कुल साथ नहीं देती है किसी भी तरीके से। क्योंकि कारण क्या है कि जब भी कुंडली में बृहस्पति साथ में आएगा तो उस व्यक्ति की किस्मत का कोई सहारा नहीं होगा। अब यहाँ पर किस्मत से वो नहीं खाएगा, कर्म से खाएगा। कर्म क्या है? शनि। अभी मैंने पीछे बोला कि इनको शनि मजबूत करना चाहिए, तो कर्मों के माध्यम से ये आगे बढ़ेगा। इनकी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये किस्मत से धनी हो या किस्मत से माला माल हो सकता है कि बुजुर्गों पीछे से ये कहीं ना कहीं गरीबी अवस्था के हों, इनकी किस्मत इस तरीके की ना हो, बुजुर्गों के पास इतनी संपत्ति ना हो, लेकिन इनको सिर्फ कर्मों के माध्यम से ही ये बढ़ेंगे। तो कर्म मतलब शनि, वही शनि अच्छा करते चले जाए तो वही चने का छिलका भी कई एक दिन सोने की तरह बिकने लग जाता है। तो थोड़ा सा इनको अपनी लाइफ में इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना चाहिए कि अपनी किस्मत से ज्यादा अपने कर्मों पे बिलीव करना चाहिए। और अगर ये धर्म ज्ञानी है और धर्म को मानने वाला, क्योंकि ईमान धर्म का पक्का हो गया ये लिखा हुआ है, तो ये किस्मत के छोड़ कर्मों पे ही विश्वास करते हैं और उसके जरिए ही जीवन में आगे बढ़ते हैं, और किस्मत इनकी साथ बिल्कुल भी नहीं देती। आगे लिखा है, बुध शनि घर 2-11। यहाँ पे लिखा है, बुध शनि घर 2-6-11 या कि 12 बैठे हों, ऊर्ध रेखा का डाकू रहजन लड़कों को वो तरसता हो। ठीक है, ऊर्ध रेखा का डाकू राजन लड़के को वो तरसता हो। राजन का मतलब होता है रास्ते में लूटने वाला। ऊर्ध रेखा क्या होती है कि जिस तरीके का हमारा हाथ होता है, हाथ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर ये हाथ है तो यहाँ ये हमारी कलाई है, तो यहाँ से एक रेखा कुछ इस तरीके से जाती है और एक रेखा यहाँ, और यहाँ एक तरीके की मछली बनती है, इस तरीके की उसकी पूंछ खुली होती है, तो यहाँ मछली बनती है। क्योंकि एक ये जो उंगली है ये आपकी शनि की है, जो लास्ट वाली उंगली है बुध होती है। तो एक रेखा यहाँ से बुध की तरफ जाएगी और एक रेखा शनि की तरफ जाएगी, और यहाँ एक
मछली बनेगी, कुछ इस तरीके से मछली बन जाती है, इस तरीके से, लेकिन उसकी पूंछ जो है वो खुली रहती है। उसकी पूंछ जुड़ी हुई नहीं रहती है, तो ये ऊर्ध्व रेखा मानी जाती है। तो जब ये रेखा यहाँ पर होती है और इस तरीके से मछली होती है, अगर ये मछली यहाँ पे जुड़ जाए, दो तरीके की होती है कि अगर ये एक तो मछली होती है जो यहाँ पर खुली हुई होती है, और एक मछली होती है यहाँ से जुड़ जाती है जो यहाँ पर जड़ पे बनती है। इसके सबके हाथ में यहाँ पर किसी के अलग अलग तरीके से मानी जाती है, क्योंकि ये खाना नंबर 9 होता है। तो यहाँ खाना नंबर 9 देखने की जरूरत होती है कि अगर 9वें घर में कहीं ना कहीं ये खाना नंबर 9 की कंडीशन बताई जाती है, और यहाँ पर लिखा है 2, 6, 11 या 12 बृहस्पति, मतलब 2, 6, 11 या 12 में शनि और बुध बैठे हों, तो ये ऊर्ध्व रेखा बनती है। और ऊर्ध्व रेखा का बोला गया है कि यहाँ लुटेरा मतलब डाकू बोला गया है, राहजन को लूटने वाला। मतलब ये पहले के टाइम की ज्योतिष है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि यहाँ पर आज के समय में, पहले लोग क्या करते थे, पुराने समय में सामान को बेचने के लिए, मतलब जब राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था, पुराना टाइम हुआ करता था, तो लोग सिर्फ शुद्धता बताकर सामान को बेचा करते थे कि ये शुद्धता है, ये चीज है। लेकिन आज के समय में कन्विंसिंग ज्यादा हो गई है। मतलब ये पुराने टाइम में ये बात तो गलत बताई गई कि डाकू रास्ते में लूटने वाला मतलब डाकू माना जाता है। अगर इन जगहों पे शनि बुध बैठे हो, मतलब कि खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12 में, तो ऐसे लोग कन्विंस करने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। 50 का माल 500 में बेचने वाले बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके की बात यहाँ पर बात बोली गई है, क्योंकि इनके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। वही राजन लूटे, मतलब रास्ते में भी अपना सामान अगर किसी को बेचना है तो बेच देते हैं वो। तो ऐसे लोग, क्योंकि इनके अंदर बुद्धि ज्ञान बहुत अच्छा होता है और सारी चीजें होती हैं और धर्म ईमान का पक्का भी होता है। तो जब आप ये बंदा अगर उसको कुछ, ये व्यक्ति कुछ बेचता भी है, ये पर्सन अगर उसको कुछ बेचता भी है, तो उसके पूर्ण रूप से उसको फायदे होते ही हैं, क्योंकि वो जो जो बात बोलता है वो उस तरीके की उसको उसके शुभ हालात मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर वो लूट भी रहा है, यानी किसी को डाकू की तरह वो लूट भी रहा है, मतलब कि कन्विंस करके किसी को वो कुछ बेच भी रहा है, तो भी उसको भले के लिए दे रहा है। हाँ, ये चीज जरूर है कि चीज 50 की 500 में दे दे, ये पक्का है, लेकिन फायदा फिर भी उससे उसको होगा। कई बार पीछे देखा गया, कुछ लोग ऐसे होते थे कि डिलीवरी में कुछ दे के जाते थे कि मंगवाया फोन उसमें ईंट निकल रही है, या मंगवाया फोन साबुन की बट्टियां निकल रही हैं। तो ये जो होता है ये तो प्रॉपर तरीके से धोखाधड़ी वाली चीजें होती हैं। लेकिन इनका क्या है कि ये चीज ओरिजिनल देते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा देते हैं। तो चीजें इनके पास, ये अपनी चीजें महंगी में बेचते हैं, यानी कन्विंसिंग पावर इनके पास बहुत अच्छी होती है। और डाकू का मतलब होता है डरा कर भी लेना, डरा कर धमका कर लोगों से पैसा लेना, दबाकर धमकाकर उनको लूटना, ये वाले कंसर्न यहाँ पे बताए गए हैं। तो पुराने समय में इस चीज को गलत माना जाता था कि वो चीज गलत बता रहे हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं। आज के समय में जितने भी कुछ काम ऐसे हैं जिस तरीके के, जब तक जैसे इंश्योरेंस फील्ड हो गई, जब तक इंश्योरेंस एजेंट आपको परेशानियों से नहीं, परेशानियां नहीं गिनाएगा, तब तक आप उससे इंश्योरेंस नहीं कराओगे। वो थोड़ा सा आपके माइंड में फियर करवाएगा कि भाई जी ऐसा हो जाएगा क्या करोगे, ऐसा हो जाएगा क्या करोगे, लेकिन उसके पीछे भलाई है। किसकी? आपकी भलाई, मतलब फिर भी वो आपकी भलाई के लिए बात कर रहा है। क्योंकि 7वें घर का बृहस्पति धर्म ईमान का पक्का होता है, यानी कि वो आपको डरा रहा है या कुछ भी आपको थोड़ा सा आपके माइंड में फियर बना रहा है, मतलब वो आपको एक तरीके से वो लूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अपार्ट में उसके पीछे से फिर भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो आपकी फैमिली का क्या करेगा, आपकी फैमिली क्या करेगी, आप इंश्योरेंस करवा लो, आपके ये रहेगा, इस तरीके का बेनिफिट मिल जाएगा, तो एक तरीके से वो राइट नाउ आपको डरा रहा है। लेकिन अगर आप करवा लेते हो, फ्यूचर में बीमार पड़ते हो और उसका इस्तेमाल कर लेते हो,
तो आपके लिए वो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर ये किसी को इस तरीके की बातें कन्विंस करके डिलीवर करके अगर पैसा को लेना भी चाहते हैं तो उसके साथ में उनका भी भला होता ही है। तो यहाँ ये वाली बात बोली गई है कि अगर बृहस्पति बुध शनि कुंडली के 2, 6, 11 या 12 में बैठे हों तो उर्ध रेखा का डाकू राजन लड़कों को वो तरसता हो, मतलब कि उसके पास ये सारी चीजें होगी लेकिन लड़के को वो तरसता हो, बेटा उसका नहीं होता है। यहाँ पर वो बृहस्पति 7 वाले को पुत्र प्राप्ति में, नर संतान में दिक्कत आती है। और अगर उसने आवारा साधु का साथ ले लिया तो नर संतान होती ही नहीं है, ये फिक्स मानी जाती है, क्योंकि आवारा साधु केतु होता है और बेटा केतु माना जाता है, तो केतु खराब हो जाता है तो यहाँ नर संतान होती ही नहीं है। तो आगे क्या बोला है, 40 से 45 उम्र हुई तो लड़का भी आ बैठा, पिछले धोने से सब कुछ धोकर सुख सागर का मालिक हो। मतलब यहाँ पर बोला है कि 40 से 45 अगर इनका बेटा नहीं है और आवारा साधु का साथ भी नहीं है और फिर भी बेटा नहीं हुआ तो 40 से 45 की एज में जाके इनको संतान उत्पन्न होती है, जो बेटा उत्पन्न होती है। उसके बाद पिछले जितने भी धोने हैं सब धोकर, मतलब पिछले जितने भी इनके दुख है परेशानी है, जो अभी तक हमने इतनी बुरी चीज पढ़ी है, परेशानी वाली पढ़ी है, किस्मत भी साथ ना दे, जो भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर ये चीजें नहीं है उसके बाद बेटा होने के बाद 40 से 45 में जब इनको बेटा प्राप्त होता है उसका होने के बाद सुख सागर का मालिक हो, फिर इनके जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है, बहुत उम्दा बीतती है और जीवन में सारे सुख इनको मिल जाते हैं। फिर बृहस्पति का जो बुरा दोष है वो कट जाता है। आगे क्या लिखा है, हाँ एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाती है आगे चल के कि लोग गए मेला बैसाखी, लाला जी जकड़े हैं घर की राखी। तो ये जो बात बोली गई है ये पंजाबी मुहावरा है और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि लोग गए मेला बैसाखी, लाला जी जकड़े घर की राखी। मतलब इनके ऊपर जिम्मेदारियों का इतना बोझ होता है या जिम्मेदारी को इतना ज्यादा लेके चलते हैं कि ये घर छोड़ के नहीं जाते। मतलब कि इनको घरों की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं और घर के जो लोग होते हैं ये बाहर घूमते हैं, ऐश करते हैं, जगह बेजगह घूमने चले जाते हैं, लेकिन जो घर की जिम्मेदारी होती है कि आप घर पे बैठो, या ये अपनी जिम्मेदारी को समझ के ये बाहर घूमने नहीं जाते। कि मैं अगर, ये ऐसे लोग हैं कि छुट्टी भी नहीं लेते अपने काम से, जैसे बृहस्पति 7 वाला है वो अपनी वर्किंग लाइफ में बहुत कम छुट्टियां लेता है क्योंकि वो जिम्मेदारियों में ज्यादा अपने आप को मानता है, वो जिम्मेदारियां ज्यादा लेके चलता है। लेकिन इनके घर वाले जो होते हैं वो छुट्टी भी लेंगे, घूमने भी जाएंगे, अपनी ऐश मौज काटेंगे, लेकिन वहीं ये व्यक्ति जिम्मेदारियों में फंस के, जिम्मेदारियों को समझ के ना ये छुट्टी करेंगे और काम के प्रति और साथ ही साथ जिम्मेदारियों में इतना ये बंध जाते हैं कि यहाँ ये बात बोली जाती है कि लोग गए मेला बैसाखी, मतलब परिवार के सभी लोग गए घूमने फिरने, लाला जी जकड़े घर की राखी, मतलब इनको घर की जिम्मेदारी देके चले गए। तो जिम्मेदारियों का पोटला इनके सर पे बंधा होता है। तो ये बृहस्पति 7 वाले होते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि बृहस्पति 7 वाले जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये कई बार जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति 7वें घर में मंदा बताया गया है, तो यही जिम्मेदारी इनको परेशान करती है। कई बार ये जिम्मेदारी इनके लिए परेशानी बन के खड़ी हो जाती है कि इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां वो लेने लग जाते हैं कि अपनी लाइफ को भूल जाते हैं, अपनी सारी चीजों को ये भूल जाते हैं। तो वहां कई तरीके के नुकसान इनके जीवन में आप इनको मिलने लग जाते हैं कि जो इनकी चीजें होनी भी चाहिए इनके पास वो चीज नहीं हो पाती है। तो ये अपनी किस्मत से सेक्रीफाइस करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति 7 में खराब है तो बृहस्पति की जितनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें हैं वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर जैसे जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये नेगेटिव कई बार हो जाती है, हद से ज्यादा चीजों का नुकसान हो जाना, हद से ज्यादा चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेना, ये नुकसानदेह होता है। आगे लिखा है कि भाइयों से ये इतना दुखी होता है, भाइयों के लिए यहाँ पे लिखा है कि भाइयों से तंग होकर कई दफा कहता होगा कि भाई जी तुसी जिंदे क्यों ना मर गए, जमदे क्यों ना मर गए। तो यहाँ पे ये बोला गया कि भाइयों से ये इतना दुखी होता है व्यक्ति कि भाई, क्योंकि भाई क्या है कि परिवार की सारी कमाई ये करते हैं, जिम्मेदारियां ये देखते हैं,
पूरा खान पीन ये करते हैं। और इनके जो भाई होते हैं वो आवारा की तरह घूमते हैं, वो मेला बैसाखी वाले घूमने फिरने चले जाते हैं, इतना खर्च करते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो कई बार ये भाइयों से इतने दुखी होके ये वर्ड भी कह देते हैं कि भाई तू जन्म लेते क्यों नहीं मर गया, क्यों मेरे को परेशान कर रहा है। मतलब भाइयों से ये बहुत ज्यादा दुखी बताए गए हैं बृहस्पति साथ वाले व्यक्ति। और जिनका बृहस्पति साथ होगा उनको भाइयों से परेशानी होती ही है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। आगे क्या लिखा है, तो भाई तू जन्म लेते ही क्यों ना मर गया, ये बात बोली गई है। थाना पढ़ने पावे स्त्री धन से बरकत होगी। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि भाइयों से परेशान रहेंगे, भाइयों की ये बात यहाँ पे लाइन बोली गई है कि यहाँ पे भाइयों से दुखी रहेगा। तो इन्होंने बोला जिंदे क्यों नहीं मर गए, थाना पढ़ने पावे। थाना थान पढ़ने पावे, थान मतलब होता है कपड़े के थान, मतलब कि एक तो मैं जिम्मेदारी भी परिवार की ले रहा हूँ, ऊपर से मुझे काम भी करने पड़ रहा है, मतलब मैं कपड़े भी फाड़ के लोगों को बेच रहा हूँ घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी तेरे में अकल नहीं आ रही है कि तू कुछ कमा ले। तो यहाँ पर ये भाई के लिए शब्द बोला गया है कि भाई इतने इनके गैर जिम्मेदार होते हैं कि घर के परिवार की जिम्मेदारी नहीं समझते। इन व्यक्ति को भी इतनी जिम्मेदारी आ जाती है, बृहस्पति साथ वालों को इतनी जिम्मेदारी आती है कि वो कपड़े फाड़ के भी बेचने लग जाता है जिम्मेदारियों के लिए। लेकिन इनके भाई जिम्मेदार नहीं होते, इसलिए ये भाइयों से दुखी होते हैं। आगे लिखा है स्त्री धन से बरकत होगी, अपना अगर अपनी कमाई होगी तो सब मिट्टी के बराबर होगी। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ स्त्री धन से बरकत होगी, या तो देखो इनकी जो वाइफ होती है या तो वो वर्किंग हो तो इनके जीवन में रुपए पैसे की आमदन अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र को आबाद करना है। क्योंकि यहाँ सातवें घर में जब भी शुक्र बृहस्पति बैठ जाता है तो शुक्र बर्बाद हो जाता है। और शुक्र क्या है, दुनियावी सुख। तो दुनियावी सुख नहीं मिलेगा जब तक इनका शुक्र इनके साथ नहीं होगा, या शुक्र को ये अच्छा नहीं कर लेते। शुक्र होती है पत्नी, और दुनियावी सुख होता है सारी चीजें ऐशो आराम, घूमना फिरना, लग्जरी लाइफ जीना, ये शुक्र होता है। अगर शुक्र इनका खराब कर शुक्र इनके पास नहीं है, जैसे स्त्री का सुख, जो स्त्री होगी वो इनका शुक्र होता है। इनकी किस्मत ज्यादातर, मतलब किस्मत फिर भी यहाँ पे किस्मत नहीं बोली जाती, यहाँ पर लाइफ अच्छी जो होती है वो मैरिज के बाद अच्छी होती है, क्योंकि इनका शुक्र आ जाता है। या वर्किंग इनकी लाइफ, वर्किंग वाइफ हो जाए तो वर्किंग वाइफ की जो इनकम होती है उससे भी इनको सुख मिल जाता है। या फिर अगर शादी भी नहीं हुई है, वाइफ वर्किंग भी नहीं है, उसके बाद अपने शुक्र को ये मजबूत करता रहे व्यक्ति, तो भी इनको सारी चीजें मिलती रहती है। साथ ही साथ किसी भी अपनी कमाई में से किसी भी स्त्री को अगर ये कुछ पैसा देता रहेगा तो वो स्त्री धन हो जाता है, तो वहां पर भी इनको लाभ मिलने लग जाता है। तो यहाँ पे लिखा है स्त्री धन से बरकत होगी, अपनी कमाई होगी तो मिट्टी के समान, मिट्टी के बराबर होगी। तो सीधी सीधी बात बोली गई है, स्त्री धन से ही लाभ होगा। मतलब कि स्त्री को पैसा देना, इनके जीवन में बरकत आती है। या आप यूं भी ले सकते हैं कि अगर आप बिजनेस करते हो, अगर बृहस्पति साथ वाला बिजनेस करता है या बिजनेस में किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, या नौकरी करता है, या कोई ऐसा काम जिसमें पैसा आता हो तो अपनी कमाई में से या तो अपने एम्प्लॉय, लेडीज विभाग, फीमेल स्टाफ रख ले, और उनको जब भी सैलरी दे, तो कई बार क्या होता है कि किसी की छुट्टियां हो जाती हैं हाफ डे या फुल डे लेके, तो लोग क्या करते हैं उस सैलरी को लेस करके देते हैं। तो बृहस्पति साथ वालों को क्या करना चाहिए कि एक आध दिन जब उन सामने वाले की कोई मिस्टेक हो रही है या उसको किसी तरीके से लेट आ रहा है, तो वो दिन उसको काटने नहीं, उसको उसका पूरा पे कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपने स्त्री को अपनी पेमेंट में से पेमेंट कर दी, और इससे सामने वाला भी खुश रहता है कि मैं उस दिन इतने दिन लेट आई थी और मेरा काम नहीं हुआ था, मेरा छुट्टी कटनी चाहिए, लेकिन सर ने मेरी छुट्टी नहीं काटी है। तो एक वहां से भी आपकी पॉजिटिव लाइन आ गई, और एक क्या हो गया कि आपका हक है वो काटना, लेकिन आपने अपने हक में से सामने वाले को पे कर दिया।
तो यहाँ एक स्त्री धन पे हो जाता है, तो ये एक स्त्री पे ये स्त्री धन बन जाता है। तो ये एक इसका शॉर्टकट है, ये उपाय है। लाल किताब कभी भी उपाय समाधान करवाती है तो बहुत माइनर सी चीज करवाती है और रिजल्ट्स बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पे यही बात बोली गई कि स्त्री धन से ही इनको बरकत प्राप्त होती है। तो ये वाली चीज मानी गई है। अपना धन मिट्टी के समान होता है, ये भी बात मानी गई। अब देखो यहाँ पे बात वही आ गई, रमते साधु का साथ मुबारक ना होगा। वही रमते साधु, आवारा साधु का साथ मुबारक ना होगा। साधुओं का साथ इसका मुबारक नहीं होता। साधुओं के साथ जितना रहेगा ये व्यक्ति उतना ज्यादा परेशान रहेगा। अगर साथ होगा, अगर फिर भी अगर ये व्यक्ति अगर नहीं है, और क्योंकि अगर ये ज्ञानी है, धर्म ज्ञानी है, चीजों को जानने वाला है, तो ज्यादातर ऐसे लोग साधुओं से अटैच्ड में हो जाते हैं, कनेक्शन में आ जाते हैं। तो इसमें क्या लगा, अगर ऐसा होगा, अगर होगा तो जहमत व खर्चा खड़ा होगा। जहमत व खर्चा, जहमत क्या होती है, जहमत उठानी पड़ेगी, मतलब कि जिम्मेदारियां जैसे उनके ऊपर बहुत हो जाएगी और खर्चा इनका खड़ा हो जाएगा, मतलब खर्चा इनके पास बहुत ज्यादा होगा। तो खर्चे इनके इंस्टेंट बढ़ने लगेंगे, खर्चा ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, जिम्मेदारी ज्यादा होगी, इनकम कम होगी। तो ये वाली बात यहाँ पर बोली जाती है। तो आवारा साधु का साथ ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जिससे इनको परेशानी होती है। तो बृहस्पति साथ वालों के लिए साधु का साथ जहर समान बताया गया है लाल किताब में। तो यहाँ पर इनको किसी भी तरीके का नाम दान नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरीके से इनको किसी साधु से मंत्र ताबीज या कोई उपदेश वगैरह या किसी उनकी साधुओं की राह पे चलने वाला, देखो साधु महात्मा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाते, ये बात बिल्कुल पक्का है। क्योंकि साधु है परमात्मा का एक तरीके का परमात्मा को बताने वाले, उनका रास्ता दिखाने वाले, उनकी जिम्मेदारियों को कैसे आपके जीवन में एक अच्छी राह दिखाने वाले साधु जरूर होते हैं। लेकिन कई बार लाल किताब मतलब हमारे ग्रह कुछ इस तरीके के बैठ जाते हैं कि वही चीज हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है। इन्होंने बोला जहमत और खर्चा, मुसीबत और खर्चों का पहाड़ आपके सर पे आ जाएगा अगर आप बृहस्पति का साथ करोगे। तो यहाँ पर रमते साधु का साथ करोगे, तो रमते साधु का साथ अच्छा नहीं माना जाता। आप अपने गृहस्थ जीवन को जियो, आप अपनी लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को, परिवार को बनाने की तरफ भागो, ना कि साधुओं के पीछे जाओ। परिवार को बढ़ाने की तरफ मानो। तो सातवें घर के बृहस्पति वालों को बोला जाता है, लाल किला 1952 में लिखा हुआ है कि बच्चे पैदा करने पे ध्यान दे, आवारा साधु के चक्कर में ना पड़े। तो बच्चे पैदा करने की तरफ ध्यान देने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो केतु को स्थापित करे, केतु को वो अच्छा करता चला जाए। तो केतु अच्छा होगा तो ही बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, यही बोला गया है कि बच्चे पैदा करने की तरफ ध्यान दे, मतलब गृहस्थ जीवन में अपना ध्यान दे, साधुओं के चक्कर में ना पड़े, वरना मुसीबत, कष्ट और जहमत उठानी पड़ेगी, खर्चा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर यह बोला गया है। आगे लिखा है, ब्राह्मण की बोधी मी मांगदी, चंद्र पूजन मुबारक होगा। तो वो तो देखो चंद्र पूजन मुबारक होगा हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्राह्मण की बोधी मी मांगती। बोधी को एक शब्द और बोला गया है, जो हमारी चोटी होती है, जो हमारे जो सर में चोटी लगती है, इसे लाल किताब में बोधी बोला गया है। तो ब्राह्मण की बोधी मीह मांगती, मीह मतलब होता है बारिश, मीह का मतलब होता है बारिश। तो ब्राह्मण की बोधी जो है वो बारिश मांगती है, मतलब कि अगर वो ब्राह्मण अंदर बैठा हुआ है, साधुओं के पास बैठा हुआ है, तो वहां तो हवन हो रहे हैं, हवन से क्या हो रहा है, उनको पसीना आ रहा है, पसीने की वजह से उनके बाल गीले हो रहे हैं, चोटी गीली हो रही है, तो वो तरस रही है पानी के लिए, खुली हवा के लिए। तो खुली हवा उसको चाहिए। तो मी मतलब बरसता हुआ पानी, जब भी पानी बरसेगा तो सबसे पहले आपके सर पे पड़ेगा, आपकी चोटी पे पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ब्राह्मण की बोधी मी मंगदी,
मतलब बरसता पानी चाहिए। तो कई बार ये भी बोला गया है, ये उपाय है, लाल किताब वाले उपाय करवाते हैं कि 7वें घर में जिसका बृहस्पति हो उनको बारिश में नहाना चाहिए, उससे इस बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। या झरने में नहाना चाहिए, जो पहाड़ों से झरना गिरता है उस झरने में नहाना चाहिए, तो इनको फल मिलता है। तो या इसका एक सब्स्टिट्यूट ये भी लोगों ने बना दिया है कि अगर बारिश में भी ना नहा पाओ, बारिश में चलो वो तो एक मौसमी चीज है, जब आती है तब नहा लो, और या झरनों में भी बराबर ना नहा पाओ तो घर में जो शावर होता है, जो आपकी वॉशरूम में जो शावर लगा है, तो शावर में इनको नहा लेना चाहिए। इससे भी बृहस्पति अच्छा होता है, क्योंकि शावर कहाँ से चलता है? शावर चलता है आपके ऊपर, घर के ऊपर रखी हुई टंकी, पानी की जो टंकी बनी होती है, जो स्टोरेज होता है, और स्टोरेज क्या होता है? शनि होता है। तो स्टोरेज में रखा हुआ पानी शनि के समान होता है। तो जब आप शावर में नहाते हो तो वो शनि का एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है। या जब बारिश होती है तो काले बादलों से बारिश होती है तो शनि का एक्सट्रैक्ट मिलता है। तो यहाँ पे शनि, वो स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कि चने का छिलका शनि होता है, तो शनि जितना अच्छा होता चला जाएगा वो छिलका भी सोने की तरह बिकने लग जाएगा। तो वही है कि यहाँ पे शावर में नहाना, बारिश में नहाना, झरने में नहाना बृहस्पति 7 वाले के लिए शुभ निशानी के कारक माने जाते हैं। और चंद्र पूजन से मुबारक होगा। चंद्र पूजन क्या है? चंद्र पूजन वही माता की सेवा। चंद्रमा क्या होता है? घोड़ा, घोड़े की सेवा, या घोड़े को चने की दाल खिलाने से आपको लाभ मिलेगा, तो चंद्रमा घोड़ा भी है। चांदी चावल घर में स्टोर रखने से आपको लाभ होगा। बूढ़ी स्त्री जो माता समान होती है, या अपनी खुद की माता की सेवा करने से चंद्रमा मुबारक होगा, तो बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चंद्रमा की पूजन करने से ही लाभ प्राप्त होने लगता है। किसी भी तरीके से दूध का, इनके हाथ से दूध फैलना अपशगुन होता है, क्योंकि दूध क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा अपमानित होगा अगर दूध फैलाओगे, ठीक है। या फिर दूध का, अगर ये कोई जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो मेन लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वो लोग शेफ बन जाते हैं, कुकिंग करने की तरफ बढ़ जाते हैं, या वो उनको खाना बनाने का भी होता है, शौक होता है। अगर वो खाना बना रहे हैं और दूध उबाल रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से दूध जल जाता है या दूध निकल जाता है बर्तन में से, तो भी उनके लिए नुकसान वाली चीजें हो जाती है। तो मतलब चंद्रमा का अपमान किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। चंद्रमा हमेशा अच्छा रहना चाहिए। चंद्र पूजन से हो निस्तारा। पानी में कुछ ऐसी चीजें, आप बहते पानी में आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे चंद्रमा, पानी की ऊर्जा बढ़े। चंद्रमा को गंदा नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा। तो चंद्र पूजन से ही इनका अच्छा फल इनको प्राप्त होगा। आगे क्या है? बृहस्पति 7वें की मंदे होने के सबूत घर में रखता रखता होंगी सोने तोलने वाली। तो पहले के समय में रत्तियां आती थी जिससे सोना तोला जाता था। वो उनका मुंह काला और लाल हुआ करता था। तो लाल और काला मतलब शनि और मंगल मिक्स है, जिससे बनता है नीच केतु, ठीक है। और यहाँ पर नीच केतु बनता है, जिसकी वजह से जीवन में दिक्कतें आती हैं। तो इनके घर में निशानी होती है कि हो सकता है इनके पास लाल और काली जो रत्तियां होती हैं, रत्तियों की फोटो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप पहचान जाओगे रत्तियों की फोटो क्या होती है, आप जरूर देख के पहचान जाओगे इसको। तो इनके पास रत्तियां जरूर घर में होती हैं सोना तोलने वाली। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि उनको रखना है, ये उनके मंदे होने की निशानी है। रत्तियां हैं तो उनको निकालो। और अगर इसमें लिखा है रत्तियां होंगी, क्योंकि उनका वजन 1 तोले ही हुआ करता था, तो उससे एक रत्ती हुआ करता था, तोले नहीं रत्ती हुआ करता था। तो एक रत्ती 10 रत्ती मिला के 1 तोला बनता है। तो रत्ती जो होता है, तो वो रत्ती जो मानी गई है, तो वो सोना तोलने के लिए पहले इस्तेमाल हुआ करती थी। 4 रत्ती, 5 रत्ती, 6 रत्ती। कुछ लोग पुराने समय में वैद्य भी इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कुछ औषधियां भी रत्ती के हिसाब से दी जाती है कि 4 रत्ती ये औषधि दे दो, 10 रत्ती ये औषधि दे दो।
इस तरीके से औषधि मानी जाती है। मतलब रत्तियां सोना तोलने में, ये बहुत पुराना सोना तोलने का है कि 10 रत्ती में कितना वजन होता है, 8 रत्ती में कितना वजन होता है। अब तो वो किसी को कैलकुलेशन ही नहीं है। हो सकता है कि 10 रत्तियों से 1 तोला बनता हो, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है। या 10 रत्ती से 1 ग्राम बनता हो, वो कोई भी निश्चित नहीं है। मतलब कि पहले समय में रत्तियों से ही सोना तोला जाता था। आज का ये कोई भी विधान नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास ये रखी हुई है, क्योंकि आगे यहाँ पे लिखा है जिसको अगर है घर में तो जिसको जर्द कपड़े में रखना, वस्ते धन दौलत मुबारक होगा। मतलब अगर घर में रखी हुई हैं और जरूरत है ऐसे व्यक्तियों को उनको रखना, तो उनको पीले कपड़े में बांध के रखे, जिससे धन दौलत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बृहस्पति साथ वालों को आप उपाय नहीं बता सकते कि जाकर लेके आओ और पीले कपड़े में बांध के उसको घर में रख लो। आप ऐसा उपाय नहीं दे सकते। ये उसकी मंदे भाग की निशानी है कि लेकिन अगर घर में पड़ी है और रखना जरूरी है, तो उनको पीले कपड़े में बांध के रखा जाए। ये सॉल्यूशन है। बट ऐसा कोई उपाय नहीं है, तो उनको लाके रखना चाहिए। तो ये है बृहस्पति सात वाला, कि किस तरीके का बृहस्पति होता है और किस तरीके के स्थिति उसकी होती है। अभी तक हमने 1 से 6 तक बृहस्पति पढ़ा था, उसकी कुछ अलग ही दुनिया थी। अब 7 से 12 पढ़ेंगे, यहाँ बृहस्पति की प्रवृत्ति पूरी चेंज हो जाएगी। पहले हमने बृहस्पति की पढ़ी कि बृहस्पति की जितनी भी क्वालिटी हैं अच्छी हैं, धर्म कर्म का काम करने वाला होगा, ज्ञानी होगा, तो उनको जितना ज्ञान बढ़ाएगा उतना अच्छा होगा। अब यहाँ पर क्या है कि धर्म कर्म का तो मालिक होगा, क्योंकि बृहस्पति और धर्म कर्म होगा, लेकिन यहाँ पर साधु का साथ नुकसानदायक होगा। शुक्र को जब मारेगा परेशान होगा। शुक्र जितना जगाएगा उतना आबाद होगा। स्त्रियों के अपमान से, माता के अपमान से, चंद्र खराब करने से इनको नुकसान होगा। तो यहाँ पर इन सब से ही लाभ इनको प्राप्त होता है। तो ये था बृहस्पति सात की स्थिति। किसी का कोई सवाल क्वेश्चन है तो आप बताइए, बोल सकते हैं। माइक ओपन कर लीजिए अपना। समझ गए अमित जी? हाँ जी गुरु जी। क्या कुछ ये कुछ अलग रहा है इस समय का बृहस्पति? हाँ कुछ अलग है गुरु जी। अब यही है कि जब भी ग्रह 1 से लेके 6 में रहेंगे तो बृहस्पति अलग होगा। कोई भी ग्रह अलग होगा। और उसके बाद अगर वो 7 से लेके 12 में जाता है तो वहां बृहस्पति पूरी तरीके से अलग हो जाता है। मतलब कि पीछे के घर की कमिटमेंट अलग है और आगे की घर की कमिटमेंट अलग है। इसलिए लाल किताब में आगे और पीछे वाले घरों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर 7वें घर के बृहस्पति वालों को लाभ कैसे लेना है? 7वें घर के बृहस्पति वालों को लाभ लेना है कि बुध शुक्र और शनि को मजबूत रखे, क्योंकि ये तीनों का घर में बैठा है बृहस्पति। अगर बृहस्पति बढ़ाएगा तो ये तीनों मरेंगे। बिल्कुल। और बुध बृहस्पति और शनि इन तीनों को अगर अच्छा करता रहेगा तो उसके जीवन में सभी तरीके के धन दौलत और समृद्धि मिलेगी उसको। ठीक है जी। क्योंकि आज तो नहीं है, हर काम को करने का तरीका बताया गया है। ज्योतिष पुराने समय में हर चीज को बताती थी। ज्योतिष तो ये कहती थी घर से बाहर जाना, विदेश जाना, मतलब घर से बाहर रहना पड़ेगा, उसको भी बुरा मानती थी। लेकिन आज के समय में उसको अच्छा मानने लग गए लोग कि घर से बाहर मतलब विदेश जाके रहेगा। अरे वाह, मेरे घर में विदेश वाला बच्चा पैदा हुआ, विदेश जाके रहेगा। लोग खुश हुआ करते थे। और पहले के समय में कि अपने जन्म स्थान से अगर किसी पंडित ने, ज्योतिष ने, पुरोहित ने ये कमिटमेंट कर दी राजा महाराजा के टाइम पे कि अपने जन्म स्थान से इसका भला नहीं होगा, दूसरी जगह पे जाके इसका भला होगा, तो लोग दुख हो जाता था, लोगों को परेशान हो जाते थे कि हमारी संतान हमारे साथ नहीं रहेगी। तो आज की दुनिया थोड़ी सी अलग हो गई है। तो वही चीज है, आज के समय में अगर किसी ग्रह की कुछ नेगेटिव चीज बताई जा रही है तो आज के समय में उसको फाइंड आउट करने की जिम्मेदारी आपकी है कि उसके जरिए फायदे कैसे लेने हैं। उसके जरिए भी आप फायदे ले सकते हो। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि बुध शनि और शुक्र को मजबूत करते रहो, आपके जीवन में समृद्धि, सुख समृद्धि सब कुछ अच्छी रहेगी। चने का छिलका भी सोने के भाव बिक सकता है अगर बुध की बुद्धि है तो। और शुक्र, आपको सारे ऐशो आराम मिल सकते हैं
अगर शुक्र की आपने ताकत बढ़ा ली तो, और शनि, अगर आपका शनि अच्छा कर लिया तो जो बृहस्पति धर्म कर्म करवाकर आपका नुकसान करवाएगा, वहीं शनि चालाकी भी है, चालाकी देकर आपको फायदा भी दिलवा देगा। तो इन चीजों को हमेशा देखने की जरूरत है। कोई सवाल है तो जरूर बोलिए, बाकी और करते हैं।